प्यारे से क्लास की। और बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, क्या हाल चाल है? गुड। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी ओके बेटा ओके, बस वही कंफर्म करना था एक बार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं रही। वैसे तो पहुंच रही होगी, मुझे पता है। और बताइए, जो मैंने कल के कुछ सवाल वाल दिए थे वो कुछ समझ में आए, कुछ किए हुए उनको हल किए? जी अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी सर, कुछ लोग कह रहे हैं नो सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे हल, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो भाई, सब हो जाएगा। हाँ तो और बताइए भाई साहब, कुछ नाश्ता पानी हुआ सुबह सुबह? चाय साय हुई कि नहीं? वैसे चाय मत पिया करो बच्चों। उसका निधि नो 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 नो। अच्छी बात है, हम भी सुबह सुबह चाय नहीं, जूस वूस पियो सुबह सुबह, आराम से मस्त रहो एकदम से, है ना। चाय पी के क्या मिलेगा? तो शुरुआत करें फिर, शुरुआत करें प्यारे से लेक्चर की। हाँ चलो जी सर, जी सर, जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कितने लोग जुड़ गए हैं? कितने लोग जुड़ गए हैं? राधे राधे बेटा, राधे राधे। हाँ 800, 500, 66, 570, चलो ठीक है। 500 लोग जुड़ चुके हैं तो हम शुरुआत कर देते हैं इस 500 लोगों के साथ। बेटा आज हम विलेयता पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विलेयता, विलेयता, और दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे? हेनरी का नियम, और साथ ही राउल्ट का नियम। इसे रावल का नियम भी कहते हैं, राउल्ट का नियम या रावल का नियम भी कहते हैं। तो ये मत सोचना कि सर जी क्या रावल का नियम दूसरा है, ना बच्चा ना, रावल का नियम भी यही वाला है, रावल का नियम। ठीक है, शुरुआत करें क्या? चलो चलो फिर शुरुआत करते हैं। मोलरता ओलरता तो हम खत्म कर चुके थे, आते हैं हम डायरेक्ट विलेयता में। कहाँ आते हैं बच्चा? विलेयता में। विलेयता में कहाँ आते हैं? विलेयता में। विलेयता क्या है कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। हाँ 1 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन सब बता देंगे, पहले शुरुआत करते हैं। बेटा कुलदीप सर कहाँ है? बेटा है ना, शुरुआत करते हैं पहले। चलो हाँ, राउल्ट लॉ। तो प्यारे बच्चों अगर मैं विलेयता की बात करूं तो विलेयता क्या है? विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम मात्रा। विलेय मतलब जिसको घोला जा रहा है उसकी अधिकतम मात्रा, जो विलायक की किसी विशेष मात्रा, मान लो विलायक की मैंने एक विशेष मात्रा रख दी कि 500 लीटर मेरे पास H2O है, पानी है, मैंने एक विशेष मात्रा रख दी, विशेष मतलब अपने से तय कर दी। अब इस 500 लीटर पानी में विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा घुल सकती है? विलेय की अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा घुल सकती है? विलेय की अधिकतम मात्रा कितनी घुल सकती है, मतलब इस 500 लीटर पानी के अंदर कितनी क्षमता है विलेय को अपने अंदर घुलवाने की, यही क्या कहलाएगा? उसकी विलेयता कहलाती है। बेटा किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर, तापमान हम क्या किए हैं? तापमान क्या किए हैं? नियत किए हैं। क्यों भैया नियत किए हैं? क्योंकि तापमान का प्रभाव पड़ सकता है। तापमान का क्या पड़ सकता है बेटा? प्रभाव। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि अधिकतम मात्रा, मान लो इसमें 100 किलो चीनी घुली है, तो अधिकतम मात्रा इतनी घुली हुई है, हमने ताप बढ़ा दिया तो ये ज्यादा हो सकती है। मान लिया ताप बढ़ा दिया तो ये ज्यादा हो सकती है। ठीक है, नमस्ते बेटा, सबको नमस्ते। कितने लोग जुड़ चुके हैं? कितने लोग जुड़ चुके हैं भैया? आपका भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, ढेर सारा आशीर्वाद हमारे तरफ से, विजय बाबा की तरफ से, विद्याकुल परिवार की तरफ से। 700 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारा लव यू है हमारी तरफ से। आप हैं तो हम हैं, और
हम हैं तो भैया पढ़ाई कर दे रहो। फिर आओ शुरुआत करते हैं। हाँ चलो, ज्यादा बात नहीं करेंगे आज। तो पहली बात तो ये कल ही मैं बता चुका था कि कोई भी हमारे पास विलायक है वो अपने अंदर कितना विलेय को घोल रहा है, यही उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब इस विलेयता में क्या किसी का प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। अगर हमारे पास जो विलयन है वो ठोस और द्रव वाला है, कौन सा वाला? ठोस और द्रव वाला। ठोस द्रव वाला मतलब ठोस घुला हो द्रव में, जैसे चीनी घुली हो पानी में, तो उसके लिए बेटा ठोस और द्रव की विलेयता में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भैया इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहली बात, आपने सिंदूर नहीं लगाए, संध्या सिंह लगवाए सिंदूर अभी तुम्हें हम? हाँ, पूजा किए थे, चंदन नहीं लगाए, ये बोलो। सर जी सिंदूर नहीं लगाए हैं? भारतीय नारी समझ के रखे हो क्या? आगे आ जाओ। तो ठोस और द्रव की विलेयता में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। क्या गैस और द्रव में पड़ेगा? जी हाँ पड़ेगा, लेकिन ठोस और द्रव में नहीं पड़ता है। अच्छा, ताप का प्रभाव देख लें। सामान्यतः ऊष्मा शोषी प्रक्रम में, ऊष्मा शोषी मतलब ऐसा प्रक्रम जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, खींचता है, में घुलने की प्रक्रिया में ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती है। अगर आपका प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, ताप घटाओगे तो विलेयता कम होगी। ये कुछ बातें तुमको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा करता है। यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा छेपी है, कि घुलने के लिए जब हम किसी चीज को किसी में घोलते हैं और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम है, तो ताप बढ़ने पर विलेयता घटेगी और ताप कम होने पर विलेयता बढ़ेगी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? गुड, आगे आ जाओ। उदाहरण, जैसे गैस द्रव के विलयन में, अगर हम गैस को द्रव के विलयन में घोलेंगे तो सबसे पहली बात, इसमें दाब का प्रभाव पड़ेगा। दाब का प्रभाव पड़ेगा, दाब का प्रभाव पड़ेगा, और ताप का प्रभाव भी पड़ेगा। दाब का प्रभाव पड़ेगा और साथ में ताप का भी प्रभाव पड़ता है। इतना बात समझ में आ गया क्या? इतना बात मेरी समझ में आ गई क्या? आ गई हो तो बता दो बच्चों, आ गई? चलो ठीक है। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठोसों की द्रव में विलेयता। अब हम बात करेंगे कि अगर हम किसी ठोस को, ध्यान देना, अब हम किसी ठोस को किस में घोल रहे हैं? द्रव में। तो यदि हम ठोस को बेटा द्रव में घोले, ठोस को किस में घोले? द्रव में। जैसे ठोस क्या है? नमक मान लो हमारा ठोस हो गया, और द्रव हमारा क्या हो गया? पानी हो गया। तो ठोस को अगर मैं द्रव में घोलूं तो उसके लिए, हाँ गुड बेटा, बहुत अच्छे, ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा? बिल्कुल भैया, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। एक दिन मैं हलवाई के पास गया तो हलवाई जो है जलेबी के लिए चाशनी बना रहा था। तो मैंने देखा कि उसने पहले चीनी और पानी डाल रखा था, उसमें चीनी डाली, घोलना शुरू किया, पूरी चीनी गल गई। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाता गया, नीचे से आग जलाया। तो क्या हुआ, जितनी चीनी घुल चुकी थी उसके बावजूद भी जैसे ही उसने आग जलाई, उसमें और जगह हो गई चीनी घोलने के लिए। टेम्परेचर बढ़ने पर और ज्यादा चीनी उसमें घुलना शुरू हो गई। मतलब अगर ताप बढ़ाओगे, आप शरबत बना लो, एक बार एक लोटा पानी ले लो, उसमें जितना चीनी घुल सकती है उतना घोल लो, याद रखना पेंदी में ना बैठने पाए। उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा चीनी घुल जाएगी उसमें। मतलब कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ठोस में, अगर ठोस को द्रव में हम घोल रहे हैं तो उसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और विलेयता को अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। हाँ, सिरा कहलाता है। हाँ बेटा, सिरा जो होता है ना वो ऐसे ही बनता है। सिरा, बढ़िया चाशनी तैयार कर लिया, उस सिरे में डाल दिया जलेबी, एकदम फटाफट मस्त वाली, वो मजा भी आता है जलेबी खाने में। सब लोग खाए हो। चलो, हाँ, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसमें? ठोसों की द्रव में विलेयता में। अच्छा, अब आ जाओ किसी गैस की द्रव में विलेयता। मान लो गैस को हम घोल रहे हैं द्रव में, मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो क्या होगा? ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी और दाब बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है। दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी और ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, सीधी सी बात है। हाँ, इसमें उल्टा होता है जस्ट।
अगर कोई गैस आप पानी में घोल रहे हो तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जानते हो विलेयता घटेगी। क्यों विलेयता घटेगी? मान लो कि मेरे पास ये द्रव था, मान लो ये पानी था। अब ये पानी कौन सा था? इसमें CO2 गैस घुली थी। कौन सी गैस घुली थी? CO2, जो कि क्या है, ऐसा किसमें होता है? स्प्राइट है, कोका कोला है, कोल्ड ड्रिंक में होता है। कोल्ड ड्रिंक में ऐसा ही होता है। अब कोल्ड ड्रिंक में अगर हम ताप बढ़ा दें तो मान लो इसमें गैस के 10 मोल घुले हुए हैं, CO2 के 10 मोल घुले हुए हैं। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये गैसिया क्या होगी? उड़ जाएगी। ये गैसिया उड़ना शुरू कर देगी। आप कोल्ड ड्रिंक को बाहर खुले में रख दो, देखो गैस निकल जाएगी, फिर उसको पियोगे तो एकदम पानी जैसे लगेगा, मीठा पानी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उड़ेगी गैस। हाँ, अगर उसका टेम्परेचर आप कम करके रखते हैं तो आराम से पियोगे, एकदम झन्नाटेदार तुम्हारी जीभ में जाते ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस अधिक मात्रा में घुली हुई है। समझ गए? ओके। हाँ, तो बेटा ताप बढ़ाने पर क्या होगा? विलेयता घटेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या गैस को घोल पाओगे? टेम्परेचर बढ़ाए मानो गैस के अणु उड़ गए, घुलेंगे नहीं पानी में। टेम्परेचर कम करते जाओगे तो ही वो घुलेंगे। आगे आ जाओ। अब हेनरी का नियम क्या है? हेनरी ने कहा कि यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का माप मान ले। मान लो हमारे पास कोई विलयन है, ठीक है, उदाहरण से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लो मैं उदाहरण से बता रहा हूं, उदाहरण से। अब इतना बात पता चल गई कि अगर हम किसी विलयन में मतलब विलायक है हमारे पास पानी, हम इसमें क्या घोल रहे हैं? विलेय के रूप में घोल रहे हैं गैस। विलेय के रूप में क्या घोल रहे हैं बेटा? गैस को घोल रहे हैं। तो इस पर हेनरी ने कहा कि भैया गैस कितना घुलेगी, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी में गैस कितना घुलेगी। अब बात इसकी देखो, कैसे घोलेंगे हम। कह रहा कि यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता की माप मान ली जाए। मान लो मैं जो विलेय मतलब जो गैस घोल रहा हूं इसका मात्रक मैं मान लेता हूं इसका मोल अंश। मोल अंश मान लो मुझे ये बताता है कि गैस कितनी घुली है। मोल अंश ये बताता है कि गैस कितनी घुली हुई है। मैं इसको गैस का मोल अंश को जो है माप मान लेता हूं कि भैया मोल अंश हमें ये बताएगा कि इस विलयन में गैस कितनी घुली हुई है। तो क्या होगा? तो हेनरी ने कहा किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने अभी कहा कि दाब बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ जाती है, ये बात तो ठीक है। ये बात हेनरी ने समझा कि भैया अगर हम दाब बढ़ाएंगे, मान लो मेरे पास एक ये पानी रखा हुआ है किसी बर्तन में, इस पर मान लो गैस है, इसमें क्या है? गैस है। अब इस गैस को मैंने क्या किया? दाब बढ़ाया। मैंने क्या किया बेटा? दाब। यहां पे मैंने लगाया एक पिस्टन। क्या लगाया रसगुल्लो? एक पिस्टन लगाया। यहां पर क्या लगाया? एक पिस्टन लगाया। क्या लगाया मैंने? एक पिस्टन। अब इस पिस्टन को अगर मैं नीचे धकेलूं, मतलब दाब को बढ़ाऊं, तो इस पिस्टन को नीचे धकेलूंगा तो धीरे धीरे सिमट करके ये गैस कहां चली जाएगी? इस पानी में चली जाएगी। और ये पूरी की पूरी गैस कहां घुल जाएगी? पानी में घुल जाएगी कि नहीं घुल जाएगी? घुल जाएगी कि नहीं घुल जाएगी? बिल्कुल भैया। तो अगर मैं कहूं कि मैं जितना दाब बढ़ाता हूं, उतना ही कौन घुलता है? गैस का उतने ही गैस के मोल इसमें घुलते हैं। मैं जितना दाब बढ़ाता हूं, जितना ज्यादा दाब बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा गैस इसमें क्या होगी? घुलेगी। मतलब एम अगर हम मान ले गैस का मोल अंश है तो उतना ज्यादा इसमें घुलेगा। गैस की मात्रा को अगर मैं एम मान लूं तो जितना ज्यादा दाब बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा गैस की मात्रा यहां पर घुलेगी। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई क्या? भाई कौन सी इतनी बड़ी बात बता दी हेनरी ने? भाई हेनरी की जगह कोई भी बता सकता था। हम भी बता सकते हैं कि भैया हम अगर मान लो दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ता है तो गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है। तो भैया जितना ज्यादा तुम दाब बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस का मोल अंश घुलेगा। भाई मान लो तुम दाब बढ़ाए यहीं तक में रोक दिए तो थोड़ा से घुला, और एकदम मां दबा पचा के दबा दिए यहां तक, तो क्या होगा? वो पूरा घुल जाएगा।
तो जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस पानी में घुलेगी। यही बात हेनरी ने बता दी और वो वैज्ञानिक हो गए। क्या हो गए? वैज्ञानिक हो गए। यहां तक किसी कोई समस्या? चलो नहीं है, बहुत अच्छा। तो उन्होंने यही बताया। अब मान लो कि गैस का मोल अंश, मान लो कि गैस के मोल अंश को मैं मान लेता हूं, गैस का जो मोल अंश है, मोल अंश, उसको मैं मान लेता हूं एक्स जी। मान लो यहां पे जो गैस घुल रही है, जो मोल अंश है गैस का, उसको मैं एक्स जी मान रहा हूं। जी मतलब गैस का मोल अंश। अगर मैं उसे एक्स जी मान लूं तो दाब क्या होगा? दाब होगा पी, प्रेशर आपका हो जाएगा दाब। तो मैं कहूंगा कि मैं जितना ज्यादा दाब बढ़ाता हूं उतना ज्यादा गैस का मोल अंश बढ़ता है। मतलब जितना ज्यादा दाब बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा गैस का मोल अंश बढ़ेगा। अब देखो यहां से एक बात बताओ, अगर मैं इसको हटाऊंगा, किसे, अनुक्रम ये समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो P बराबर के एम आ जाएगा। एक किताब पे ये दिया है, लेकिन यहां पर अगर मैं दाब हटाऊंगा, बराबर करूंगा, समानुपाती हटाऊंगा तो P बराबर आएगा के एच एक्स जी। के एच यहां पर क्या है? के एच बेटा यहां पर है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। अब बच्चा अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। कुछ किताबों में ये वाला मिलेगा पी समानुपाती एम, पी बराबर के एम, के हेनरी स्थिरांक है। बेटा ये वाला गलत है। क्यों गलत है? पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि गैस को अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा ज्यादा घुलेगी, किसमें? द्रव में। लेकिन हेनरी आए, हेनरी ने कहा गैस की मात्रा हम किसमें नापेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कितनी गैस घुली है। तब उन्होंने कहा भैया एक काम करो, गैस को मापने का तरीका मोल अंश है। तो भैया उन्होंने कहा कि गैस का मोल अंश बढ़ेगा द्रव में, मात्रा की जगह उन्होंने मोल अंश का इस्तेमाल किया, तब जाके ये वाला फार्मूला निकल कर किया। ठीक है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है एग्जाम में। किताब में ये वाला दिया रहेगा, इसको यूज नहीं करना है। ठीक है। सर आज आपके वो सैड लग रहे हैं। कहाँ बेटवा सैड लग रहे हैं? तुमको सैड दिख रहे हैं हम? कौन कहता हम सैड है? सैड वैड ना है छोरे, चिंता मत करो। अब परिभाषा से मिला लो, परिभाषा से मिला लो। क्या कह रहा है? यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसका क्या मान ले, माप मान ले, विलेयता की माप मान ले, तो किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जितना दाब बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस घुलेगी। सीधी सी बात है। कोल्ड ड्रिंक में ऐसा ही होता है। कोल्ड ड्रिंक में इसका उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में जितना ज्यादा दाब बढ़ाते हैं उतना ज्यादा गैस उसके अंदर घुल जाती है। दाब कम करोगे, बोतल को खोल दो, दाब कम हो गया, गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, वो बुलबुले के रूप में ऊपर आने लगेगी बोतल में। उसको तुम निकाल करके ग्लास में रख दो, दाब कम हो गया और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? विलेयता घटने लगी, और दाब घटने की वजह से विलेयता भी क्या होने लगी? घटने लगी, क्योंकि दाब ज्यादा रहेगा तो विलेयता बढ़ेगी। बस यही है हेनरी का नियम। और ये है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। मैंने इसको उदाहरण सहित ये बता दिया है। किसी को यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बता दो। पापा इग्नोर कर रहे हैं ना बेटवा, ऐसा नहीं है। थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो, वो भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ। क्योंकि पता है हम क्या करते हैं, रात्रिर गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वान उदिष्यते हसिष्यते पंकजाली इत्थम विचिंतते कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नल्लीम गज उज्जहार। इसका मतलब जानते हो? हम जो इस लेवल में है, जो इस अवस्था में है, हमारी सोच कैसी है मैं वो बता रहा हूं। हम सोचते क्या रहते हैं? हम सोचते रहते हैं कि अपना टाइम आएगा, हम भी कुछ करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। यार कल मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा, कल मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि टॉप कर जाऊंगा, कल मैं ऐसा कुछ करूंगा जो सब सही हो जाएगा। और एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम। एक भंवरा था,
एक क्या था बेटा, भंवरा था। और वो भंवरा बेटा क्या करता है, एक बार एक कमल की पंखुड़ी में जाकर के पराग चूसने के लिए बैठ जाता है। कहाँ पे, कमल की पंखुड़ी में। और पराग चूसने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई, कब शाम हो गई। और शाम होते ही ये कमल नाल बंद हो जाता है और वो भंवरा इसकी कैद में अंदर रह जाता है। तो ये भंवरा सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, भविष्यति शुभ प्रभातम, भविष्य का शुभ प्रभात होगा, सूरज खिलेगा। भविष्यति शुभ प्रभातम भास्वान उदिष्यति, सूरज भास्वान उदिष्यति मतलब सूरज का उदय होगा। हसिष्यति पंकजाली ही, ये पंकज की कली हंसने लगेगी, मतलब खुल जाएगी। इत्थम विचिंतयते, यह सोच ही रहा था। कोश गते द्विरेफे, कोश के अंदर बंद, द्विरेफे मीन्स भंवरा, कोश के अंदर जो बंद भंवरा था ये सोच ही रहा था कि सुबह होगी, सूरज निकलेगा, सवेरा होगा, ये पंकज जो कली है, ये जो पुष्प की कली है, ये खिल जाएगी और मैं बाहर निकल जाऊंगा। परंतु वो सोच ही रहा था कि हा हंत हंत नल्लीम गजु जहार, कि सुबह सुबह ही एक हाथी आया और उस कमल नाल को उखाड़ करके खा गया, फेंक दिया। अब वो ना कली खुली और ना वो भंवरा बाहर आ पाया। सेम वही कंडीशन हम लोगों की है। जब पढ़ाई का समय है तो हम लोग बात करते रहते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, अरे कल तो कर ही लेंगे, अरे हो जाएगा, अरे मैं ये कर लूंगा, अरे मैं वो कर लूंगा। और फिर समय रूपी हाथी आता है, एग्जाम रूपी हाथी आता है और एग्जाम रूपी हाथी आकर के तुम्हें उठा करके पटक देता है और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता है। बेटा सोच लो, अगर तुम तभी निकल गए होते, एकदम मस्त ना हो जाते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। और दुनिया तो आप जानते ही हो कैसी है। अगर आप सफल हो तो ठीक है, नहीं तो विजय बाबा का एक मंत्र ले जाओ। दुनिया पता है क्या करती है, लत्तम गुच्चम समर्पयामि, लात घूसा मारेगी, कनपटियाएगी, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी, तुम्हें हर जगह नीचा दिखाएगी, तुम रोगे। तो ये मंत्र याद रख लेना। ठीक है, आगे चलता हूं मैं ज्यादा बात ना करते हुए। लत्तम गुच्चम समर्पयामि, वो लात जूता सब समर्पित करेगी तुम्हें, चिंता मत करो। और नहीं कहता हूं अभी समय है, थोड़ा पढ़ाई सढ़ाई कर लो। हो गया। अब मैं आता हूं हेनरी का नियम के बाद रावल के नियम में। रावल के नियम जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात हमें एक चीज जानना जरूरी है। जानते हो क्या? वाष्प दाब के बारे में, वाष्प दाब के बारे में, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, सन हेनरी के नियम का अनुप्रयोग बताइए। हाँ बेटा मैं भूल ही गया था, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की मैं बात करूं तो जैसे मान लो बेटा गोताखोर होते हैं ना, पहला अनुप्रयोग ले लो। गोताखोर, गोताखोर होते हैं तो गोताखोर क्या करते हैं, ध्यान अगर दोगे तो गोताखोर समुद्र की गहराइयों तक जाके क्या करते हैं बेटा, समुद्र की गहराइयों तक जाके पता लगाते हैं। मान लो ये कोई गोताखोर है, यहां था अभी, इसने सिलेंडर में बढ़िया लिया था, क्या भरा था, गैस है ना, और ये नीचे चला गया गहराइयों में। तो जब गहराइयों में गया तो अभी यहां पर वायुमंडल का प्रेशर पड़ता है, वायुमंडल का बेटा दाब होता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये कहां से आया? तुम सोचो कि पानी में ऑक्सीजन होती है कि नहीं होती, पानी में ऑक्सीजन होती है, कैसे घुला? भाई दाब पड़ा होगा। मतलब प्रकृति भी एक दाब लगाती है हम पर, जिस कारण से पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है। और पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है इसीलिए जो उसमें मछली है, केकड़ा है, व्हेल मछली है, डॉल्फिन है, वो सब जिंदा है। कब? जब उस पानी में कुछ ना कुछ दाब लग रहा है, और वो जो प्रकृति दाब लगाती है उसको हम कहते हैं वायुमंडल का दाब या वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण ले लो,
अब ये वायुमंडलीय दाब इस गोताखोर में अगर देखा जाए तो यहां पर हमें बेटा इतना ही लग रहा है, सिर्फ इतना। लेकिन जब ये नीचे गया तो अब मान लो ये यहां पर इस स्थिति में आ चुका है, तो यहां पर इस पर दाब कितना लगेगा, दिमाग लगा लो। अब दाब कितना लग रहा है यहां तक, क्या दाब बढ़ा, सॉरी दाब नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या दाब बढ़ा, क्या बिल्कुल बढ़ा, बढ़ेगा नहीं। जब यहां तक में इतना था, यहां तक में इतना हो गया, नीचे चला गया। तो जब दाब बढ़ा तो इसके रक्त में, गोताखोर का जो रक्त है वो क्या है, द्रव है। खून जो होता है वो क्या है, वो द्रव है कि नहीं है, बिल्कुल है। और ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे इसमें दबाव बढ़ता जा रहा है। दो प्रकार के दबाव बढ़ रहे हैं, एक तो वायुमंडलीय दाब और दूसरा बेटा इस जल का दाब। ये जल की सतह से नीचे जा रहा है तो जल भी तो कुछ दाब लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। तो दो दो प्रकार के दाब उसके बॉडी में बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके शरीर के अंदर भरा हुआ है रक्त, खून। अब उस खून में क्या होगा भाई, वो सांस ले रहा है, सांस मतलब ऑक्सीजन मतलब हवा ले रहा है। दाब बढ़ेगा तो हवा ज्यादा घुलेगी पानी में। यही बात हेनरी भाई साहब ने कहा था, हेनरी भाई साहब ने यही बात कहा था। तो होता क्या है, तो ऑक्सीजन उसके, जैसे सांस लेने में हम सांस लिए, ऐसे खींचे, अंदर चली गई, बाहर छोड़े, ये जो मतलब सांस गई है फेफड़ों के द्वारा, ब्लड में गई, ब्लड के द्वारा हमारे पूरे बॉडी से होकर के बाहर निकल गई। लेकिन जब दबाव ज्यादा होता है तो ये बाहर नहीं निकलती, ये हमारे खून में घुलना शुरू हो जाती है और भारी मात्रा में ऑक्सीजन हमारे खून में घुल चुकी होती है। और जब यह गोताखोर पुनः सतह पर आता है, कहां आता है, सतह पर, तो सतह पर आएगा तो दाब में कमी हो गई, तो जो ऑक्सीजन इसके खून में घुली थी वो बाहर निकलने लगती है और इसे बहुत भयानक पीड़ा होती है भैया। उस दर्द को या उस स्थिति को बेंड कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेंड। क्या कहते हैं, बेंड। जब ब्लड में, खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो वो रोग है एक प्रकार का, उसे बेंड कहते हैं। तो यहां से एक समस्या हुई तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा भैया ये ठीक नहीं है, कोई ऐसी गैस चुन लो जिसकी विलेयता द्रव में बहुत कम हो, जो जल्दी घुले ना। तो फिर बाद में बेंड से बचाव के लिए गोताखोरों ने अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी घोलना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी घोलना शुरू कर दिया। गोताखोर कौन है, गोताखोर तुम्हारा फूफा है, ठीक है, हाँ समझ गए। गोताखोर वो होता है बेटा जो जल में जाकर के, पानी के अंदर जाकर के खोज करता है, नई नई चीजों के बारे में बताता है, नई नई जानवरों के बारे में बताता है, नई नई सभ्यताएं ढूंढ करके लाता है, रत्न जा करके निकाल के लाता है, सागर से मोती लेकर के आता है, वो होता है गोताखोर जो पानी के अंदर रहता है। ठीक है, समझ गए का। आगे चलल जाए, चला। तो बेटा ये है हमारे किनका उपयोग, हेनरी का अनुप्रयोग। तो बताइएगा कि गोताखोर जब समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब और समुद्र जल का दाब होने के कारण उनके रुधिर में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा घुल जाती है और जब वो गोताखोर समुद्र की सतह पर आता है तो उसे अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है जो बेंड कहलाता है, क्योंकि वो रुधिर में घुली हुई ऑक्सीजन कोशिकाओं से होकर के बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में, तो बहुत भयानक दर्द होता है। इस दर्द के बचाव के लिए गोताखोर अपने सिलेंडरों में हीलियम गैस ऑक्सीजन के साथ भर करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस की विलेयता ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है, हीलियम गैस कम घुलती है द्रव में, बस। ठीक है, व्हाट इज अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है बेटा उपयोग, कहां ये काम करता है, ये नियम कहां पे काम करता है, वही आपका अनुप्रयोग है। तो ये नियम काम किया कि नहीं किया यहां पर, ठीक है। चला चला आगे चला जाए। अब मैं अगर वाष्प दाब की बात करूं तो प्यारे बच्चों,
जैसे मेरे पास कोई यहां पर द्रव है, मैंने क्या लिया है यहां पर द्रव। अब एक बात बताओ, ये द्रव है, इस द्रव को मैं क्या कर दूं, बंद कर दूं। किसी पात्र में लिया मैंने, इसको बंद कर दिया। तो एक बात बताओ बच्चों, ये द्रव क्या करेगा, ये द्रव के कुछ कण वाष्पित होंगे, वाष्पित होकर के ये चारों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल फैलेगा। ठीक है, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैलेगा। अब जैसे मान लो इस पे वाष्प निकल करके, वाष्पन के पश्चात ये अणु वाष्प के रूप में इसके चारों तरफ भर गए। अब भरने के बाद क्या हुआ, भरने के बाद क्या हुआ, ये कुछ ना कुछ दाब लगाएंगे इस पात्र पर, ये कण कुछ ना कुछ दाब लगाएंगे इस पात्र पर। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। अब ये कण जो भी दाब इस पात्र पर लगा रहे हैं, ये दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। अब मान लो ये कण दाब लगा रहे हैं, लेकिन दाब लगाते लगाते कितना दाब लगाएंगे? एक लिमिट होगा, थोड़ा सा दाब लगाए। जब देखे कि काम नहीं हो रहा, दाब लगा के थक गए, बाहर नहीं निकल पाए पात्र से, तब क्या हुआ? तो जो नीचे से कण बन बन करके जा रहे थे ना वाष्प के, ये यहां पर गए, अटक गए, अब ज्यादा नहीं बन पा रहे वाष्प। तो अब क्या होगा? अब ये पुनः वापस दाब लगाने लगेंगे। कहां पर? पुनः वापस दाब, कुछ देर बाद पुनः वापस दाब लगाने लगेंगे यहां पर, इसी विलयन की ऊपरी सतह पर। क्यों लगाने लगेंगे? क्योंकि भैया अब स्थिति ये आ गई कि पूरा पात्र भर चुका है वाष्प से, बाहर निकलने की कोई जगह है नहीं। तो अब अगर एक भी कण वाष्प में बदला, तो अगला कण तुरंत द्रव में बदल जाएगा। तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या है? वाष्पन की प्रक्रिया है जब कोई द्रव से वाष्प बनता है, तो यह हो गया वाष्पन। और अगर कोई वाष्प से द्रव बने तो उसे क्या कहते हैं? संघनन। वाष्प से कोई अगर द्रव बने तो इसे क्या कहते हैं बेटा? संघनन कहते हैं। क्या हो गया? संघनन कहते हैं। तो द्रव से वाष्प का बनना वाष्पन कहलाता है, और वाष्प से द्रव का बनना संघनन कहलाता है। मान लो वाष्प बना, अब ये वाष्प निकलने का कोई जगह नहीं है, तो क्या होगा? ये रुक जाएगा। अब क्या होगा? अब मान लो कोई कण इधर वाष्प बना, तो दोबारा से वही कण क्या होगा? तुरंत द्रव में बदल जाएगा। तो यह प्रक्रिया जब चलेगी, तो मान लो एक सी स्थिति ऐसी आएगी कि वाष्प बना और इधर से द्रव बना, और ये दोनों प्रक्रिया चलती रहेगी। एक समय आएगा कि स्थिर हो जाएगा विलयन, ना वाष्प बनेगा और ना वाष्प द्रव में बदलेगा। उस स्थिति को कहते हैं साम्यावस्था या साम्य वाष्प दाब। इस स्थिति को क्या कहते हैं? साम्य वाष्प दाब। कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, वाष्प बन रहा था, और वाष्प बनते बनते एक स्थिति ऐसी आ गई कि बाहर ये निकल नहीं पा रहा, तो क्या करेगा? तो यहां से आप अगर एक भी कण वाष्प में बदला, तो अगला दूसरा कण तुरंत बदल जाएगा द्रव में। और जब यह प्रक्रिया आ जाएगी, तो इस विलयन में क्या बन गया? साम्य वाष्प दाब। तो इस विलयन में, इस अवस्था में जो भी यहाँ पे दाब लगेगा, उसे हम साम्य वाष्प दाब कहेंगे कि भैया अब अगर एक भी कण वाष्प बन रहा है, तो उसी क्षण दूसरा कण द्रव में बदल रहा है, संघनित तो हो रहा है। समझ गए? ठीक है सर। 15 अगस्त कहाँ मनाएंगे? 15 अगस्त बेटा हम पाकिस्तान की छाती में चढ़ के और भारत का झंडा लहरा के तब मनाएंगे। क्या कहते हो, मना दे? हम्म हम्म ठीक है। तो यहां पे लिखना है सतह के कण वाष्पित होकर पात्र में दबाव डालते हैं। लिखना कैसे है सुन लो। सतह के कण वाष्पित होकर इस पात्र में दबाव डालते हैं, उस दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। कुछ समय बाद वाष्प, मतलब वाष्प जो है, कुछ समय बाद वाष्प जो है संघनित होने लगती है, तो वहां पर साम्यावस्था आ जाती है। चलो मैं इसको लिख ही देता हूं, नहीं तो समस्या होगी तुम लोगों को लिखने में।
ठीक है, तो चलो मैं इसको नोट ही कर देता हूं। लिखोगे सतह के कण। देखो ये कण कहां के वाष्पित हो रहे थे, सतह वाले हो रहे थे, सतह वाले कण वाष्पित हो रहे थे। सतह मतलब ऊपर वाला जो होगा वही वाष्पित होगा, नीचे वाला कम हो पाएगा, ऊपर वाला ही वाष्पित होगा। तो लिखना सतह के कण, सतह के कण वाष्पित होकर सतह के कण वाष्पित होकर पात्र में दाब डालते हैं, जिसे वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ, पात्र में दाब डालते हैं जिसे वाष्प दाब कहा जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, वाष्प दाब कहा जाता है। दूसरा लिखो थोड़ी समय बाद द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्यावस्था आ जाती है। और साम्यावस्था पर जो भी दाब लगता है, अपने से लिख सकते हो परिभाषा बना के, जो भी दाब लगता है कहां, पात्र में, उसे साम्य वाष्प दाब कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़िया था ना? अपने से लिख लो परिभाषा, कोई दिक्कत ना होगी। चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ कि वाष्प दाब निर्भर किस पे करता है। वाष्प दाब निर्भर किस पे करता है, तो वाष्प दाब की निर्भरता हम ये पता कर ले कि ये वाष्प दाब निर्भर किस पर करता है। क्या यह पात्र पर निर्भर करता है? वाष्प दाब जो है बेटा पात्र पर निर्भर करता है क्या? हाँ, नहीं, बहुत अच्छे। वाष्प दाब पात्र पर निर्भर नहीं करता, पात्र पर निर्भर, पात्र कोई भी ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है, पात्र पर निर्भर नहीं करता। चाहे जो पात्र ले लो, इससे मतलब नहीं होता आपने पात्र कौन सा लिया है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ आपने कैसे लिया है। भैया पदार्थ मान लो आपने ऐसा ले लिया है जो वाष्प नहीं बनाता, या जो ऐसा लिया है जो जल्दी से वाष्पित नहीं होता, तो ये उस पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की प्रकृति पर। कैसे? जैसे मान लो हम कुछ पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ पदार्थ ले लिए, तो एक बात बताओ, मैंने कुछ पदार्थ लिया जिसमें अगर मैं बात करूं नमक ले लिया मैंने, नमक, तो क्या नमक बेटा, नमक क्या वाष्प बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो मैं इसे क्या कह दूंगा कि भैया ये क्या है, अवाष्पशील है। ये क्या है, अवाष्पशील है। अब इधर मैं ले लूं पानी, तो पानी क्या होगा, वाष्पशील होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल गुरुजी होगा, कैसे नहीं। इधर मैं ले लेता हूं पानी, पानी क्या है, वाष्पशील होगा कि नहीं होगा? तो इन पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एल्कोहल ले लो, C2H5OH, ये क्या है, एल्कोहल है। तो भैया ये भी क्या करेगा, वाष्प बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। क्या पानी और जल का वाष्प दाब एक जैसा होगा? जल का और एल्कोहल का नहीं, अलग अलग होगा, लेकिन वाष्प दाब बनाएगा। इधर अगर मैं ग्लूकोज ले लूं, तो क्या ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये अवाष्पशील है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अवाष्पशील है। गुड, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ,
अगर ये अवाष्पशील है तो यहीं पर मैं छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूं। चिंटुआ की मम्मी एक दिन क्या कर रही थी? चिंटुआ की मम्मी को जानते हो ना? कौन कौन लोग जानता है? चिंटुआ की मम्मी कौन है तुम्हारी, बताओ। चिंटुआ की मम्मी कौन है? मम्मी है तुम्हारी? अच्छा तब ठीक है। हाँ चलो भाभी है, चलो ठीक है। तो मान लो मान लो कि चिंटुआ की मम्मी एक दिन क्या कर रही थी, दूध खौला रही थी बढ़िया गैस में। क्या कर रही थी? दूध खौला रही थी। गैस में रखी थी दूध, क्या रखी थी? भगोने में दूध बढ़िया खौलाया जा रहा था इधर। और ये दूध क्या हुआ? उबलने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ? उबलने लगा। तो जब उबलने लगा तो चिंटुआ की मम्मी को मैंने देखा, मैंने कहा जाओ देखो दूध उबल रहा है, इसको थोड़ा उबाल लो खड़ी होके। अरे नहीं नहीं चिंटुआ रो रहा। मैंने कहा ठीक है, दूध भी उबल रहा है, उधर भी देखो। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि वहां पे खड़ा भी ना होने पड़े और चिंटुआ के पास भी रह जाऊं। इन्होंने क्या किया, चीनी निकाली और चीनी भटाक से इसके ऊपर फेंक दिया। चीनी क्या किया? चीनी निकाली और चीनी इसके ऊपर फेंक दिया। क्या फेंक दिया? चीनी फेंक दिया। चीनी फेंक दिया। ये लो, बड़ी खतरनाक है चिंटुआ की मम्मी। इसको मना किए कि थोड़ा 2 मिनट खड़े होकर दूध उबाल लो ना, भैया ना, सुनेगी ही नहीं अपने आगे किसी की। इसने क्या किया, उसमें चीनी फेंक दिया। अब एक बात बताओ कि जो ये चीनी यहां पे डाला तो ये पहले अगर ज्यादा वाष्प बना रहा था, कौन कौन ज्यादा वाष्प बना रहा था? ये दूधवा पहले ज्यादा वाष्प बना रहा था। तो अब क्या होगा? अब ये वाष्प क्या उसी स्पीड से बनाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब इस पे क्या आ चुका है, नमक। चीनी या नमक क्या होता है? अवाष्पशील है। क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है। तो जैसे ही इसको डाला गया तो इसके वाष्पन की गति में रुकावट आ गई। अब ये कम वाष्प बना रहा है। अब वो तब तक चिंटुआ की मम्मी क्या करेगी? चिंटुआ को खिला पिला के एकदम तैयार कर देगी। जैसे मान लो भीड़ में 50 आदमी भाग रहे हैं, मार एकदम दौड़े चले जा रहे हैं। और हमने कहा कि हमका अच्छा रुक जा, ज्यादा भागवा। 2-4-10 आदमी उसके आगे खड़े कर दिए जो नहीं भाग रहे हैं, जो नहीं भाग रहे हैं, जो खड़े हैं सिर्फ। क्या होगा? उनकी स्पीड में ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा? लागेगा कि नहीं लागेगा? क्या कहते हो? लागेगा, बिल्कुल लागेगा। सेम वही हुआ। ये दुधवा बड़ी स्पीड से बांस बना रहा था, भाग रहा था ऊपर की तरफ। और चिंटुआ की मम्मी बड़ी बहुत बुद्धिमान, केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं, और नहीं पढ़ी तो साथ में सीख गई है। इसने कहा किया, उठा के चिनिए इसको फेंक दिया, ली ले भाग, हम तो तोरा का रुकावट फेंक देता ही। अब भाग के दिखाओ। तो अब नहीं भाग रहा। मतलब अगर किसी वाष्पशील द्रव में अगर हम अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आता है? कमी। वाष्प दाब में क्या आता है? कमी। इसको कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। किसी वाष्पशील द्रव में, ठीक है, किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिला देना, अवाष्पशील ठोस को मिला देना, क्या कहलाता है? उसके क्वथनांक में, मतलब उसके क्वथनांक में कमी हो जाती है। जो उसका वाष्पन था उसमें कमी हो गई। ठीक है, समझ गए? अभी रुको, रावल का नियम पहले समझ लो, फिर इस पे आते हैं, इसको परिभाषा सही बताते हैं। ठीक है, रावल का नियम समझ लो। रावल का नियम क्या है? टाइम वो हो गया क्या? तेरी बहुत जल्दी टाइम हो जाता है भाई। रावल का नियम इसीलिए कहता तो थोड़ा स्पीड पकड़ो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गुरुजी धीरे धीरे चलो, आराम से पढ़ाओ। कहता हूं स्पीडिया पकड़ लो भैया। लेकिन सुनते कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग खुद चिंटुआ की मम्मी जैसे हो, सुनोगे कहाँ हमारे? हमारी सुनते कहाँ हो तुम लोग? अब बताओ, सोच रहा था आज ही खत्म हो जाता, फिर रुक गया। चलो थोड़ा सा और देख ले। जो रावल का नियम है बेटा, ये द्रव द्रव प्लस द्रव की बात करता है। मतलब द्रव आपका विलेय हो और द्रव विलायक हो, ऐसा विलयन। कैसा विलयन? जिसमें द्रव विलेय हो और द्रव विलायक हो, उसके लिए है रावल का नियम। कैसे है? जैसे मान लो मैंने एक पात्र में शुद्ध द्रव भर लिया। क्या भर लिया? शुद्ध द्रव। तो ये क्या करेगा? इसमें कुछ ना कुछ दाब लगाएगा इसकी सतह पर पात्र के। तो उसको हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब। भाई कुछ ना कुछ तो वाष्प बनाएगा ना, ये कुछ ना कुछ वाष्प बनाएगा, उस पर दबाव लगाएगा। तो इसको उसका वाष्प दाब हम मान लेते हैं। इसका जो वाष्प दाब है बेटवा, इसको हम मान लेते हैं कि P1 है। क्या है? P1 है। क्या है? P1 है।
लेकिन शुद्ध द्रव का है तो हमें नाट लगा देते हैं कि इसका जो दाब है P1 नाट, P1 नाट, P1 शुद्ध का नहीं है, ठीक है। मतलब P1 मतलब शुद्ध द्रव की अगर बात करूंगे तो उसका वाष्प दाब क्या है, P1 नाट, हमने मान लिया। अच्छा, एक हमारे पास द्रव और है, एक हमारे पास द्रव और है, ये भी क्या है, ये भी शुद्ध द्रव है, ये भी शुद्ध द्रव है, परंतु ये दूसरा वाला है, ये 2 है, ये क्या था, ये 1 था। तो ये भी उड़ेगा, उड़ेगा तो कुछ ना कुछ वाष्प दाब लगाएगा, तो इसका वाष्प दाब मान लेता हूं क्या, P2 नॉट। क्या मान लेता हूं, P2 नॉट। क्या मान लेता हूं, P2 नॉट। ए भैया ये 47 हुई हुआ, अब इसको छोड़ो, अब कल पढ़ेंगे, अब कल समझेंगे, छोड़ो भाई, अब टाइम नहीं है, दिक्कत हो जाएगा फिर। आ जाओ हम विलयन रिवीजन कर ले, क्या क्या पढ़ा हमने आज। पहले पढ़ा विलेयता, विलेयता देखा। जब हम विलेयता पढ़ रहे थे तो विलेयता में ही हमने क्या पढ़ा कि गैस को, गैस की द्रव में विलेयता हमने देखा कि गैस को अगर द्रव में घोलेंगे तो क्या होगा, इसकी विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तब पता चला कि हेनरी भैया ने बताया था, हेनरी लाला ने बताया था, हेनरी ने क्या बताया था कि हम जितना गैस का मोल अंश घोलेंगे, मतलब जितना दाब बढ़ाएंगे, क्या जितना दाब बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस का मोल अंश क्या होगा, गैस का मोल अंश घुलेगा द्रव में। कौन बताया था, हेनरी भाई साहब ने बताया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, थोड़ा सा वाष्प दाब के बारे में पढ़ा, वाष्प दाब के बारे में पढ़ा, और साम्य वाष्प दाब के बारे में देखा, साम्य वाष्प दाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, रावल का नियम, और इसके साथ साथ विचलन, रावल का नियम और इसके साथ साथ विचलन, 2 चीजें बेटा हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्या। किसी को कोई समस्या है क्या, हाँ आदर्श और अनादर्श विलयन वगैरह, ठीक है। तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, और वो भंवरा मत बनना तो अगर भंवरा भी बनना है तो शाम होते ही कमल से बाहर आ जाना, समय रहते चीजें समझ लेना कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।